Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about the Russian Revolution, means we discussed about the spread of socialism in Europe, and under which we discussed about the beginning of Russian Revolution. Okay, we started our discussion about the different things, about the different reasons, and we can say that about the different situations related with the Russian Revolution, और in short हम ये कह सकते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन के होने से पहले द रशियन रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन फेब 1917 इन अक्टूबर 1917 अक्टूबर नवंबर 1917 जो 2 टाइम्स रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन में लोगों को उस रेवोल्यूशन तक पहुंचाने के पीछे कौन कौन से रीजंस थे, कॉजेज, कारण क्या थे, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट the situation of Russia in 1914. After that we discussed about the economy and society of Russia. And now as the next we are going to discuss about the spread of socialism in Russia. यानी टॉपिक होगा socialism in Russia. ओके, एंड रशिया में जो सोशलिस्ट थिंकिंग है वो कैसे पहुंचती है, सोशलिज्म रशिया में कैसे पहुंचता है और कैसे रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट होता है. ओके, सो बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन all the political parties in Russia were banned. Okay, means all the political parties were illegal. रशिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल एक्सेप्टेंस प्राप्त नहीं था, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इलीगल थी. ओके, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया. ओके, और इसी टाइम में रशिया में जो सोशलिस्ट थे, मीन्स द सोशलिस्ट थिंकर्स इन रशिया हु वर इन्फ्लुएंस्ड विद कार्ल मार्क्स. तो जो कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस थे, ऐसे जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 1898 में. ओके, सो देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी लीगली एक्सेप्टेड, और वी कैन से दैट कानूनी वैधता प्राप्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रशिया में प्रेजेंट नहीं थी. यानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कानून ने पूरी तरह से बैन कर रखा था. इज दैट क्लियर? तो कोई भी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट प्रेजेंट इन रशिया. सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले बनती है एज द सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज फाउंड बाय द सोशलिस्ट who were influenced with Karl Marx in 1898, and the name of that party was the Socialist or we can say that the Social Democratic, the Social Democratic Workers पार्टी. तो जो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी रशिया में बनती है दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, फॉर्म्ड इन 1898, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी struggled for the rights, for the benefits, for the profits of workers. ओके, तो रशिया में सबसे पहली सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, फॉर्म्ड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस विद कार्ल मार्क्स. और ये जो सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है रशिया में वो 1898 में बनती है. हाउएवर दिस पार्टी वर्कड एज एन इलीगल पॉलिटिकल पार्टी. मतलब इसकी जो भी वर्किंग है, जो भी काम ये करती है, वो सारे काम ये छिप करके करती है. यानी जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी तरफ से अपना लीडर बताने का, अपना प्रचार करने का, अपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर करने के जो राइट्स हैं, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने का राइट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं था. तो यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी, दैट पॉलिटिकल पार्टी वाज आल्सो एन इलीगल पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने जो भी काम किया था वो लीगली नहीं था, इलीगल वे में था. इन्होंने छुप करके सारे अपने फंक्शंस को, अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया था. अब जो कुछ रशियन सोशलिस्ट थिंकर्स थे, they thought that the
रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग द लैंड पीरियडिकली फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, यानी रशियन जो पीजेंट्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, क्रॉप्स को बार बार डिवाइड करते हैं, मतलब लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। और ये जो पॉइंट है ये उनको ट्रू सोशलिस्ट प्रूव करता है, मतलब जो सोशलिस्ट आइडिया या फिर जो सोशलिस्ट व्यू एक्चुअल में एक्सेप्ट किया गया था सोशलिस्ट के द्वारा बाय कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे ये जो थिंकर्स थे उनके इस आइडिया को उन्होंने ट्रू सोशलिज्म माना और उसी वे में पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ने के लिए अलग से एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है। सो दीज सोशलिस्ट थिंकर्स फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी with the name of Socialist Revolutionary Party in 1900 Common Era. Okay, Socialist Revolutionary Party in 1900 Common Era. समझ में आया? सिंपल सा पॉइंट है कि सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जो रशिया में बनी थी दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में फॉर वर्कर्स। फिर कुछ जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने ये माना कि पीजेंट्स पीरियडिकली अपने लैंड को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप की क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, और उनके द्वारा ये जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है एक्चुअली ये जो वे है उनका, ये जो तरीका है वो ट्रू सोशलिज्म है। तो इसलिए उनके लिए भी लड़ना एक्चुअल में सोशलिज्म को सपोर्ट करना होगा। तो रशिया में कंट्री साइड में बहुत से ऐसे सोशलिस्ट थिंकर्स प्रेजेंट थे, ओके, और इन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई फॉर द पीजेंट्स दैट इज रेफर्ड हियर एज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 कॉमन एरा, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स। ओके, दिस पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स, इन्होंने किसानों के राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ओके, एंड इन दिस वे दे गॉट एन अनफैथोम्ड सपोर्ट इन द कंट्री साइड, और धीरे धीरे पूरे विलेज एरियाज में पीजेंट्स यानी किसानों के सपोर्ट से ये पॉलिटिकल पार्टी एक मेजर सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई, या फिर हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे लगभग सारे गांव में ही या कंट्री साइड में विलेज एरियाज में रशिया में सोशलिज्म स्प्रेड होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे इस पॉलिटिकल पार्टी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से रिलेटेड जो लेनिन था, ओके, लेनिन, बाय द वे Karl Marx was a thinker, and whatever ideas developed by Karl Marx in a practical form, they were used by Lenin and Stalin. तो लेनिन और स्टालिन रशियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ रशियन सोशलिज्म। तो रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री यानी सोशलिज्म को एज अ गवर्नमेंट ट्रू वे में अडॉप्ट करने का, प्रैक्टिकल फॉर्म देने का जो सबसे पहले काम किया था दैट वाज लेनिन एंड स्टालिन। ओके, तो लेनिन वाज द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम पीजेंट्स कांट बी सोशलिस्ट, यानी हम पीजेंट्स को सोशलिस्ट नहीं कह सकते, यानी किसानों को सोशलिज्म एक्चुअल में नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता जस्ट बिकॉज ऑल द पीजेंट्स आर नॉट सेम, सम आर पुअर, सम आर कैपिटलिस्ट, some are rich, okay, and some peasants are like some farmers are like jagirdars, zamindars. They used to provide labor to the workers, okay. तो यहाँ पे सारे peasants हैं वो divided हैं, they all are not equal, all the peasants are not equal, सारे farmers एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। some are very powerful, some are very rich, some are very poor, some are average, कुछ मनी लैंडर्स की तरह काम करते हैं, कुछ लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, वर्कर्स को लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, वर्कर्स का स्ट्रगल ही उनके अगेंस्ट था जो उनको काम देते थे। तो इसी वजह से लेनिन का ये मानना था कि पीजेंट्स आर नॉट यूनाइटेड, ओके, peasants could not be united as they were divided. कैसे? They the peasants or farmers consisting many sections, some were rich, some were poor, some were capitalist. तो कुछ धनवान हैं मतलब एवरेज हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं जो वर्कर्स को लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो एक्चुअल में पीजेंट्स को सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट
या सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये थिंकिंग थी लेनिन की। इज दैट क्लियर? दैट वाज द थिंकिंग ऑफ लेनिन। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ऑन द व्यू ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स द स्ट्रेटेजी ऑफ सोशलिज्म वाज डिवाइडेड। यानी इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कशन करने के बाद लास्ट में ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के अकॉर्डिंग तो पीजेंट सोशलिज्म का पार्ट नहीं है, जबकि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है उसके अकॉर्डिंग वो सोशलिज्म का पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट रशिया में 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, द स्ट्रेटेजी ऑफ सोशलिज्म हियर डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। ओके, एक पीजेंट्स के फेवर में था, दूसरा वर्कर्स के फेवर में था। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए उसके बाद में एक ऐसे मेजर इंसिडेंट की बात करते हैं जो रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1905 कॉमन एरा। ओके, इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूं, द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 कॉमन एरा। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, देन इन रशिया देयर वाज एन ऑटोक्रेसी। ओके, इन रशिया देयर वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को हिंदी में निरंकुश कहते हैं, और यदि इसको डिफाइन किया जाए देन ऑटोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन और इन अ ग्रुप ऑफ few person, okay, and there is no control on their use of power। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के हाथों में है, मतलब बहुत ही कम संख्या में लोग हैं उनके हाथों में है, और उनकी पावर को कंट्रोल करने का राइट किसी के पास में नहीं है। तो ऐसी पावर का यूज जो होता है ना, ऐसे सिस्टम जो होता है, दैट इज ऑटोक्रेसी। एंड इन रशिया देयर वाज ऑटोक्रेसी। रशिया में ऑटोक्रेसी प्रेजेंट्स थी। ओके, अनलाइक द अदर यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे लगभग 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में धीरे धीरे ऑटोक्रेसी की जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होने लगा था, बट दिस थिंग वाज नॉट देयर इन रशिया। रशिया में ऐसा नहीं था, रशिया में अभी भी ऑटोक्रेटिक सिस्टम प्रेजेंट था। इज दैट क्लियर? ओके, यानी हम ये कह सकते हैं अनलाइक द अदर यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज नो पार्लियामेंट इन रशिया to control the powers of the king, to control the powers of the Tsar. So the liberals in Russia campaigned against this uncontrolled use of power of Tsar। यानी रशियन जार के द्वारा ये जो सिस्टम था अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पावर, इसके अगेंस्ट लिबरलिस्ट ने कैंपेन करना, अभियान चलाना शुरू कर दिया। एंड हियर द लिबरलिस्ट were assisted by both the social democrats and socialist revolutionary। ओके, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। इज दैट क्लियर? तो सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रेवोल्यूशनरी 2 वेज आपको अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है। एंड हियर व्हेन द लिबरलिस्ट सेक्शन स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ अनकंट्रोल्ड पावर बाय जार, in this campaign both the socialist democratic and socialist revolutionary parties, or we can say that the Russian socialist thinkers related with the social democratic party and socialist revolutionary party came together to assist the लिबरलिस्ट सेक्शन। यानी जब लिबरलिस्ट सेक्शन ने इस अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट कैंपेन करना शुरू किया तो रशिया में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी से रिलेटेड जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने लिबरलिस्ट को इस कैंपेन में असिस्ट करना शुरू कर दिया। अलॉन्ग विद दैट they were also assisted by jihadists, okay, religious with the Muslim areas या Muslim occupied areas, एंड रशियन एम्पायर में वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ से रिलेटेड जो जेडिस्ट थे, मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो मुस्लिम रिलीजन को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, ओके, रिफॉर्मर, ओके तो यहाँ पे जेडिस्ट मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स है, एक ऐसे रिफॉर्मर्स जो मुस्लिम रिलीजन को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो अनकंट्रोल यूज ऑफ पावर बाय द जार जो उसके अगेंस्ट लिबरलिस्ट ने कैंपेन करना शुरू किया, जिसमें लिबरलिस्ट को असिस्ट किया सोशल डेमोक्रेटिक्स ने, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रशियन सोशल थिंकर्स ने, इसके अलावा जेडिस्ट जो मुस्लिम ऑक्यूपाइड एरिया से रिलेटेड रशियन एम्पायर के ऐसे थिंकर्स थे जो मुस्लिम रिलीजन को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, they all assisted the liberalist here. Is that clear? Okay. After that, an incident took place in 1904 Common Era in Russia. यानी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं 1905 के रशियन रेवोल्यूशन की तरफ। तो हुआ क्या था, in 1904 Common Era, daily wages declined with a sharp decrease of 20%। मतलब 1904 कॉमन एरा में रशिया में जो डेली वेजेस हैं वो लगभग 20% अचानक से डिक्रीज हो गई। ओके, सो द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स वर इंक्रीजिंग। ओके, प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स वर इंक्रीजिंग, बट द सैलरी, the wages decreases till 20%। यानी अचानक से रशिया में 1904 कॉमन एरा में रियल वेजेस जो डेली वेजेस हैं वो लगभग 20% तक डिक्रीज हो गए, लेकिन प्राइसेस जो हैं ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही थी। सो इन दिस वे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स नियर बाय about 1,10,000 people, okay, 1,10,000 people, or we can say that workers, okay, 1,10,000 people or 1,10,000 workers rallied at Petersburg, or we can say that St. Petersburg। ओके, तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,20,000 वर्कर्स ने रैली की, स्ट्राइक्स की। ओके, दे वेंट ऑन स्ट्राइक एंड डिमांडेड फॉर डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स टिल 8 आवर्स डेली। ओके, तो वर्किंग आवर्स को लगभग 8 आवर्स तक फिक्स किया जाए और डेली वेजेस को इंक्रीज किया जाए। ओके, डेली वेजेस को इंक्रीज किया जाए। सो इन दिस वे इन 1904 कॉमन एरा सडनली द डेली वेजेस यानी सप्लाई डिमांड कम होने की वजह से, जब प्रोडक्शन की डिमांड कम हुई तो धीरे धीरे लोगों की जो वर्कर्स की जो डेली वेजेस है वो 20% तक डिक्रीज हो गई, लेकिन जो इसेंशियल गुड्स हैं यानी जो डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। तो अब यहाँ पे वर्कर्स के लिए अपने फैमिली को पालना या फिर अपने रेगुलर जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली 1,10,000 वर्कर्स ने पीट्सबर्ग में रैली की और सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और उनकी डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स तक फिक्स किया जाए। मतलब जो अनलिमिटेड बिना किसी लिमिट के बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए जो उनसे काम करवाया जाता था उसको 8 आवर्स तक फिक्स किया जाए। मतलब एक वर्कर से एक शिफ्ट में सिर्फ 8 घंटे काम लिया जा सकता है और डेली वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। ऐसे डिमांड्स के साथ में वर्कर्स ने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, मतलब रैली करना शुरू कर दिया। एंड
व्हेन दिस प्रोसेशन, मतलब जब ये रैली, जब ये जुलूस जो लीड किया जा रहा था बाय फादर गैपन, ओके, व्हेन दिस प्रोसेशन लेड बाय फादर गैपन रीच टिल विंटर पैलेस, यानी जार के महल तक पहुंचा, विंटर पैलेस, देन द वर्कर्स वर अटैक्ड बाय पुलिस। तो यहाँ वर्कर्स को पुलिस ने अटैक किया, जिसमें लगभग 100 वर्कर्स मारे गए थे। ओके, सो to increase the prices and to fix the working hours till 8 hours, there was a procession organized by the workers. Nearby 110,000 workers took part in that procession. This procession was led by Father Gapon, and this procession was invaded by the police, by the Russian police, and in this attack, in this encounter, nearby 100 workers died, and along with that more than 3,000 workers were injured, were wounded. Okay, were injured or wounded. यानी यहाँ पे हुआ ये कि जब वर्कर्स अपने प्रोसेशन के साथ, अपने जुलूस के साथ वर्किंग आवर्स को फिक्स करने के लिए जार के विंटर पैलेस के पास में पहुंचे, तो जार ने ऑर्डर दिया पुलिस को उनके ऊपर फायर करने का, और इस फायर में लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और लगभग 300 वर्कर्स या लोग जो उस प्रोसेशन में शामिल थे वो घायल हो गए, वाउंडेड हो गए, इंजर्ड हो गए। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट द लिबरलिस्ट सोशलिस्ट रैलीड टुगेदर टू कंडेम इट। इसको कंडेम करने के लिए, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए बाद में आगे चलकर लिबरलिस्ट और सोशलिस्ट थिंकर्स जो हैं उन्होंने भी रैलीज की, प्रोसेशंस किए। ठीक है, बाय द वे द इंसिडेंट where 100 workers died near the winter place is referred as Bloody Sunday in the history of Russia. ओके, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था संडे के दिन वर्कर्स के ऊपर अटैक करने का, यानी वर्कर्स ने डिमांड की थी ब्रेड देने की, वर्कर्स ने डिमांड की थी डेली वेजेस बढ़ाने की, वर्कर्स ने डिमांड की थी अपने जो वर्किंग आवर्स उनको फिक्स करने की, लेकिन जार जो किसी भी वे में अपनी पावर के ऊपर किसी भी टाइप की कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करता था या किसी भी टाइप के कंट्रोल को नहीं चाहता था, उसने इस वर्कर प्रोसेशन को अपोज किया और फाइनली पुलिस ने ओपन फायर किया, जिसमें 100 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, एंड दिस इंसिडेंट इज रेफर्ड एज ब्लडी संडे इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। इसको ब्लडी संडे के नाम से रेफर किया जाता है, ब्लड, खून भरा रविवार। ठीक है, और जो भी इवेंट्स यहाँ इस प्रोसेशन की वजह से हुए थे, उस इवेंट को ही रेवोल्यूशन ऑफ 1905 कहते हैं। ओके, रेवोल्यूशन ऑफ 1905 रेफर किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई थिंक अभी आपके माइंड में क्लियर हो गया रेवोल्यूशन ऑफ 1905 क्या है। ओके, इस इंसिडेंट के बाद जब लिबरलिस्ट और सोशलिस्ट ने प्रेशराइज किया तो जार ने अलाउ किया, द जार अलाउड टू फॉर्म अ पार्लियामेंट। Okay, so the Tsar allowed to form a parliament, or we can say that an elected consultative parliament. तो जार ने अलाउ किया to create an elected consultative parliament which is referred here as Duma. तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया कि रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा रेफर करते हैं, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, है ना। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही आपके अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, है ना। तो वैसे ही इन रशिया द पार्लियामेंट इज रेफर्ड एज ड्यूमा। तो यहाँ पे जार ने इस इंसिडेंट के बाद पार्लियामेंट की क्रिएशन को अलाउ किया था। ये अलाउ टू क्रिएट अ पार्लियामेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक इलेक्टेड
कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो जार को उनकी उसकी पावर्स और की वर्क्स के बारे में एडवाइस करेगी, ऐसे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के फॉर्मेशन की परमिशन यहाँ जार ने दे दी फाइनली इन 1905 कॉमन एरा. बट द जार वाज actually not interested to have any kind of control on his power, so the first elected parliament was dismissed after 75 days. यानी सबसे पहले जो पार्लियामेंट इलेक्ट हुई थी, फर्स्ट पार्लियामेंट 1905 में जाके परमिशन के बाद उसको 75 डेज के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था. एंड द सेकेंड इलेक्टेड पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड बाय द जार आफ्टर 3 months. Okay, then the jar changed the system of election of representative in the parliament, और लास्ट में जो थर्ड पार्लियामेंट बनती है that was completely a conservative parliament. Okay, यानी सिंपल सा पॉइंट है कि रशिया में 1905 में जो इंसिडेंट्स हुए उनकी वजह से जार को प्रेशराइज किया गया, जार को लोगों की डिमांड को मानना पड़ा, लिबरलिस्ट की डिमांड को मानना पड़ा, और फाइनली उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को बनाने की परमिशन दी. लेकिन वो किसी भी वे में इस पार्लियामेंट के द्वारा अपने पावर को कंट्रोल किए जाने में इंटरेस्टेड नहीं था. तो फाइनली उसने डिसाइड किया पार्लियामेंट को बार बार डिसॉल्व करने का, यानी जब भी उसको लगता कि पार्लियामेंट उसके वर्क को अफेक्ट कर रही है तो उसको डिसॉल्व कर देता. तो फर्स्ट वन 75 डेज में डिसॉल्व हो गई, सेकेंड पार्लियामेंट जो थी वो 3 months के बाद डिसॉल्व हो गई, और उसके बाद उसने धीरे धीरे इलेक्शन की सिस्टम को ही बदल दिया. और इस सिस्टम के जरिए जो थर्ड पार्लियामेंट बनी थी वो कंप्लीटली एक कंजर्वेटिव पार्लियामेंट थी, यानी वो उसके फेवर से रिलेटेड जो अमीर सेक्शन था, जो नोबल सेक्शन था, उन्हीं की एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बन गई थी. उसमें जो लिबरलिस्ट सेक्शन थे, जो सोशलिस्ट सेक्शन से रिलेटेड थे, मींस द लिबरलिस्ट एंड द सोशलिस्ट डिडंट वर नॉट अलाउड इन दिस पार्लियामेंट, उनको इस पार्लियामेंट में अलाउ नहीं किया गया था. तो थर्ड पार्लियामेंट एक्चुअल में पार्लियामेंट का कोई सेंस ही नहीं बचा था, यानी इसमें लिबरलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही बाहर हो गए. तो अब जो भी बचे थे वो कंजर्वेटिव्स थे, वो और पूरी तरह से जार के फेवर में थे. इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब रेवोल्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो चीज जिसने सारे लोगों को जार के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने की पावर दी, या फिर लोगों के अंदर ये मेंटलिटी क्रिएट कर दी कि हमें जार के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, जार को हटा देना चाहिए, देन दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ल्ड war started in 1914 common era. Okay, first world war started in 1914 common era between two groups. Okay, central power जिसमें जर्मनी, ओके, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, 3 countries were included. Okay, the first section is the central power in which Germany, Austria and Turkey were included. Second section was related with the allied power. If we talk about the allied power, then in this allied power 5 countries were there. Okay, first one is, यानी जो 3 major countries हैं, they were England, France and Russia. Okay, so there were 2 types of power in the First World War, central power and the allied power. Okay, तो सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, अलाइड पावर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. बाद में आगे चलकर इन तीनों को असिस्ट करने के लिए 2 और कंट्रीज, 2 more countries were also included
इन दिस ग्रुप इन द अलाइड सेक्शन, ओके, और इसमें जो शामिल हुए थे दैट वर इटली एंड रोमानिया। Italy and Romania. Is that clear? Okay. So there were two sections, there were two powers, the central power and the allied power. Okay. In the central power, Germany, Austria and Turkey were included. In the allied power, England, France and Russia were included. Okay. ये beginning का है, उसके बाद इसमें इटली और रोमानिया भी include हो जाते हैं। So this war fought in Europe as well as outside Europe, यानी यूरोप में भी लड़ा गया था और यूरोप के बाहर भी ये वॉर लड़ा गया था। If we talk about Russia, then initially there was a support, okay, initially there was a support for this first world war। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इनिशियली लोगों ने सपोर्ट किया अपने देश के नाम पर, अपने राष्ट्र के नाम पर, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम अपनी गवर्नमेंट से चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से भले हम उनको पसंद ना करें, फिर भी यदि वॉर लाइक सिचुएशंस आती है तो हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन यही चाहता है कि उसका देश जीतना चाहिए। तो वैसे ही रशिया में when the first world war started, so even after the situations, the events that took place before the first world war were not in favor of Tsar, but here when the war started, then initially the people supported the Tsar and the Tsar or the Russian army got a lot of support by the public, by the people, okay। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू करता गया, एज द वॉर कंटिन्यू, एंटी जर्मन फीलिंग स्टार्टेड टू डेवलप। अभी एंटी जर्मन फीलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? एक्चुअली द वाइफ ऑफ जार निकोलस सेकंड एट द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द रशियन जार वाज निकोलस सेकंड, ओके। सो एट द टाइम ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जार निकोलस सेकंड, ओके, वाज देयर एज द पावर होल्डर। हुआ क्या, द वाइफ ऑफ जार निकोलस सेकंड, और वी कैन से दैट जरीना, तो यहां पे जार की वाइफ जरीना जो अलेक्जेंड्रा थी, ओके, एंड शी वाज अ लेडी ऑफ जर्मन ऑरिजिन। तो यहां पे रशिया, अच्छा हुआ क्या कि जर्मनी जो है उसके सामने रशिया की जो सेना वो कंटिन्यूसली हारती है, ओके। और यहाँ जार जो उसके ऊपर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस किसका है? जार की वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा का, ओके। और अलेक्जेंड्रा जो है वो एक वीक एडवाइजर है, ठीक है। और जरीना के ऊपर इन्फ्लुएंस है रासपुटिन का, एक मोंग, एक साधु है रासपुटिन। तो इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ वॉर द जार निकोलस सेकंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, यानी यहाँ पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे एंटी जर्मन फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है एज निकोलस सेकंड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलेक्जेंड्रा जो जर्मन ओरिजिन से थी। इसके अलावा अलेक्जेंड्रा जो थी उसका भी जो एडवाइजर था वो काफ़ी कमजोर है। अलेक्जेंड्रा के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस था किसका? रासपुटिन का। रासपुटिन वाज आल्सो नॉट अ गुड एडवाइजर, तो एक वीक एडवाइजर के इन्फ्लुएंस में थी अलेक्जेंड्रा जो जर्मन ओरिजिन से बिलोंग करती थी, और रशियन आर्मी कंटिन्यूसली जर्मन आर्मी से हार रही थी। सो इन दिस वे एन एंटी जर्मन फीलिंग स्टार्टेड टू डेवलप, यानी हम ये कह सकते हैं कि अलेक्जेंड्रा के खिलाफ एक एंटी जर्मन फीलिंग धीरे धीरे रशिया के लोगों में डेवलप होना शुरू हो गई थी। इज दैट क्लियर? ओके। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वर टू फ्रंट्स, वेस्टर्न फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट्स, यानी दो साइड हो गई, एक यूरोप की ईस्टर्न साइड है, एक यूरोप की वेस्टर्न साइड है। तो जो वेस्टर्न साइड में जो वॉर था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंचेस, यानी जनरली वेस्टर्न साइड में जो वॉर लड़ा जा रहा था वो ट्रेंचेस के रूप में था, वो अलग अलग ग्रुप्स के रूप में था, मतलब डिवाइडेड वे में था। लेकिन ईस्टर्न साइड का जो वॉर था दैट कॉज मोर कैजुअलिटीज, और till 1917 common era nearby 7 million people died. Okay,
नियर बाई 7 मिलियन पीपल डाइड इन दैट। दूसरी बात, रशियन आर्मी वॉज कंटिन्यूसली डिफीटेड बाय द ऑस्ट्रियन एंड जर्मन आर्मी, यानी रशियन आर्मी इस वॉर में 2 टाइम्स डिफीट होती है, ओके, बाय जर्मनी एंड बाय ऑस्ट्रिया, ओके। बिटवीन 19 and 14 2 major defeats were there for the रशियन आर्मी, यानी रशियन आर्मी इस वॉर में 1914 से 1916 के बीच लगभग 2 टाइम्स डिफीट हो गई थी, 2 बार हार चुकी थी। इसके अलावा 1917 तक लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज इसमें ऑलरेडी हो चुकी थी। इसके अलावा रशियन आर्मी ने इस डिफीट को रिट्रीट करने के लिए जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से भी लोग जार के अगेंस्ट हो गए थे। एक्चुअली टू रिट्रीट दैट, रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स इन द एरिया विच वर ऑक्यूपाइड बाय द एनिमीज, यानी रशियन आर्मी ने क्या किया कि जो मतलब जार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो एरिया, जो लैंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया थी, उस लैंड में क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सो दैट द enemies would not be able to get any kind of assistance, यानी उनको वहाँ पे सेटल होने के लिए, वहाँ पे रुकने के लिए कोई सहायता नहीं मिले, न तो उनको रहने के लिए कोई जगह मिले, न खाने के लिए कुछ मिले, तो अपने आप वापस चले जाएं। तो ऐसा एक रिट्रीटिंग फार्मूला अडॉप्ट किया रशियन आर्मी ने, और जिसकी वजह से क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से रशिया में लगभग 3 मिलियन रेफ्यूजीज हो गए। There were more than 3 million refugees because of that retreating activities by the Russian army. इसके अलावा जो करप्शन था उसकी वजह से रशियन सोल्जर्स को प्रॉपरली जो वॉर इक्विपमेंट्स थे वो भी नहीं मिल रहे थे। रशियन इंडस्ट्रीज वर few in number. Along with that, as the Baltic Sea was occupied by Germany, the supply from the other countries was choked up, and because of that there was an immense increase in the prices, and we can say that the supply was continuously decreasing. यानी अचानक से सप्लाई तो कम हो गई और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई। रशियन इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, एंड इन दिस वे राइट्स एंड फाइट्स एट दी ब्रेड्स ऑफ वेरी कॉमन। तो लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे ब्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे एक हम ये कह सकते हैं कि एंटी जार फीलिंग धीरे धीरे क्रिएट हो गई रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, रशियन जार के खिलाफ, एंड फाइनली दिस एंटी jarist feeling gave birth to a revolution in Russia, which took place in Feb 1917 first, and then in November 1917. Okay guys, so about the spread of the revolution, यानी यहाँ पे 2 revolution है, revolution in Feb 1917 in Petrograd और revolution of November 1917, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So hope you got all the points I explained. If there will be any doubt in your mind while watching this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.